So hello everyone, welcome to CL Academy. I am ऋषिकेश पृष्टि and I am your SST guide. So आज मैं आपके आपके पास लेके आया हूँ हमारा क्लास 10 SST का एक नया चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जैसे कि तुम लोग पहले से ये सारे पढ़े थे, आप मतलब प्रीवियस क्लासेस में 8th में 9th में ये सारे रिसोर्स के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग नया क्या पढ़ने वाले नया क्या पढ़ने वाले हैं ना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिसोर्स एंड उसका जो डेवलपमेंट ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ किस तरह से होता है एंड क्या क्या उसका प्रॉब्लम क्या क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ये जो चैप्टर में। ठीक है ना। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो फर्स्ट हमारा जैसे कि हमें पता है, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो रिसोर्स क्या है ना, एवरीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड आज कंसिडर एज रिसोर्स। ये तो तुम लोगों को पता होगा पहले से ही। ठीक है ना। तो रिसोर्स का एंड डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है एंड रिसोर्स कब डेवलप्ड हो सकता है, तो इसमें देखो हम लोग क्या कर सकते, मतलब इसमें हम लोग समझ सकते हैं इसको कि जब ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है रिसोर्स के साथ एंड ह्यूमन अपने एबिलिटी के दम पे क्या करते हैं ना, वो रिसोर्स को अपने यूजेस के हिसाब से, नीड के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं एंड उसको डेवलप करते हैं। उसी से ही जो टर्म आया है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि ये पूरा चैप्टर है हमारा। ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज रिसोर्स। सो जैसे कि मैंने बोला, तो everything in our surrounding that can fulfill our need, that have the potentiality to fulfill our need are called as resource। ठीक है ना। तो देखो ना, everything available in our environment which can be used to satisfy our need and provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या है, देखो ना, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी तो है, जो भी हमें मिलता है, जो हमारा नीड्स को फुलफिल कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। बट यहाँ पे हम लोग 3 टर्म का यूज किया है, जो कि पहले प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोग पढ़े थे। जैसे क्या ना, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, तो रिसोर्स मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब क्या है ना, उसको हम लोग हमारे पास वो सफिशिएंट टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, वी मस्ट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट एंड यूज इट। ठीक है ना। वो हमारे पास वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जो कि उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको उसको यूज कर सकते हैं, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। और एक टर्म क्या है ना, इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या है ना, द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड द रिसोर्स वैल्यू। ठीक है ना। तो द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब हमारा जो इकोनॉमी के लिए भी वो सुइटेबल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकली फिजिबल। मतलब हम लोग कोई रिसोर्स को यूज करने के बाद हमारा ही प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग उसको यूज करेंगे फिर बाद में हमारा ही लॉस होगा। ठीक है ना। जस्ट एग्जांपल, सपोज हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आयरन इज ए मिनरल, वो भी एक रिसोर्स है, उसका हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उसको माइंड से निकाल के हमारे यूजेस तक जितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितना उसका कॉस्ट है, हमारा उतना हमारा मतलब हमें उतना लेवल का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दैट इज तब हम लोग उसको रिसोर्स नहीं बोल सकते। ठीक है ना। तो जो रिसोर्स है वो हमेशा इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, मतलब हमारे प्रॉफिट में रहना चाहिए, और या फिर उससे हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो उसका जो कॉस्ट है शुड नॉट एक्सीड द रिसोर्स वैल्यू। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है ना, कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है ना। तो ये जो रिसोर्स है, रिसोर्स मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब हमारा जो सोसाइटी का हमारा कल्चर जो है, जैसे कि हमें पता है जो इंडिया का जो कल्चर है बहुत ही डाइवर्स है एंड वो हमारा अलग अलग एरियाज में अलग अलग कम्युनिटीज रहते हैं, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं, तो वहाँ पे वो सारे ग्रुप्स उसको एक्सेप्ट कर पाना चाहिए। इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड नॉट डिस्टर्ब कल्चरल नॉर्म्स। ठीक है ना। तो वो एक टर्म है। तो ये जो सारे के सारे जो मतलब रिसोर्स है, वो हमारा जो सोसाइटी का जो भी सोशल टर्म्स नॉर्म्स है एंड जो भी हमारा कल्चरल वैल्यूज है, उसको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर ये जो 3 क्राइटेरिया को वो फुलफिल करता है, देन दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स। उसको हम लोग रिसोर्स में कंसिडर कर सकते हैं अगर ये 3 क्राइटेरिया को वो फुलफिल करेगा तो। अगर इसको फुलफिल नहीं करेगा, देन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड हम लोग उसको रिसोर्स में कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें तो समझ में आया क्या है ना पूरा फुल। So everything available in our environment which can be used to satisfy our need, provided it as a technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource।
ये जो रिसोर्स का डेफिनेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अभी, मैं सोचता हूँ जो, ठीक है ना। तो ये जो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही हम लोग किसी भी चीज़ को हमारे सराउंडिंग्स में जो है उसको रिसोर्स कंसिडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है हमारा इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप विथ रिसोर्स। तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप किसका है ना, ह्यूमंस का, ठीक है ना। जैसे कि मैंने फर्स्ट में ही बोला था, जितने भी सारे हमारा अर्थ में जो भी रिसोर्स मिलता है उसको डेवलप कौन करता है ना, ह्यूमन बींग। जितने, बिकॉज ओनली ह्यूमन बींग हैव द एबिलिटी टू डेवलप और मॉडिफाई एनीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। उसके बाद और कोई भी नहीं, तो इसीलिए तो ह्यूमन क्या है ना, हमारा अर्थ का एक मोस्ट डोमिनेटेड स्पेसिस है अभी के टाइम में, ठीक है ना। तो ह्यूमन बींग क्या करता है ना, ह्यूमन बींग जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, जो कि नेचर जिसको बोलते हैं, एंड उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को मिला के उसका डेवलपमेंट करता है। दैट इज कॉल्ड द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ रिसोर्स विद ह्यूमन बीइंग। देयर इज एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। जो इन तीनों को सारे कौन मिलाता है, मतलब इनको पूरा कौन कनेक्ट करता है ना, ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। तो ह्यूमन बींग्स क्या करता है, बहुत सारे टाइप्स के हमारा इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन मतलब हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह, वो बहुत सारे टाइप्स का इंडस्ट्रीज वगैरह का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्या करता है ना, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी का यूज करता है, एंड उसको अब क्या करता है ना, वहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो नेचुरल रिसोर्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है, एंड उनको डेवलप्ड बनाता है, डेवलप्ड प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट करता है। जस्ट लाइक आयरन का ही एग्जांपल ले जाते हैं, तो आयरन के लिए वो क्या करेगा ना, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं ना, इंडस्ट्रीज वगैरह सेट करते हैं, आयरन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है, इंडस्ट्री आयरन इंडस्ट्री के सेटअप करने के बाद क्या होगा, वहां पे टेक्नोलॉजी जो मशीन्स वगैरह है और जितने भी सारे मशीनरीज जो है, ठीक है ना, मशीनरीज जो है तो वो सारे यूज करता है वहां पे, ठीक है ना। उसके साथ साथ क्या ना, उसका जो रॉ मटेरियल में क्या करता है ना, आयरन ओर को यूज करता है ना, अदर जो हमारे, ये तो मोस्ट मतलब उसका जो मेन रॉ मटेरियल, उसके साथ साथ अदर रॉ मटेरियल्स का भी वो वहां पे यूजेस करता है। तो ये जो सारे सारे रॉ मटेरियल्स का यूज करके वो तीनों को मिला के क्या करता है ना, जो भी हमारा जो फाइनल आउटपुट जो हमें चाहिए, जो हमारा नीड है, उसी के हिसाब से वो चीजें बनाता है। जस्ट लाइक आयरन का बहुत सारे टाइप्स का टूल्स, अदर मशीनरीज एंड वॉट एवर वी नीड, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या करता है ना, ह्यूमन बींग क्या करता है ना, जो हमारा नेचर जो हमारा रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ये जो तीनों को मिला के, तीनों को इंटरडिपेंडेंसी के वजह से ह्यूमन बींग वहाँ पे तीनों के बीच में एक क्या, उन तीनों को एक कनेक्टर के हिसाब से काम करते हैं, वहाँ पे तीनों को यूज करके वहाँ पे एक डेवलप प्रोडक्ट में वहाँ पे कन्वर्ट करता है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंसी इन रिसोर्स। नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, ये भी हम लोग प्रीवियसली जो तुम लोग सारे प्रीवियसली क्लासेस में सारे पढ़े होंगे, ठीक है ना। जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मेनली ये जो 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, रिसोर्स का जो सोर्स है, जहां से वो हमें मिलता है, ठीक है ना, उसका जो टाइप्स है, उसी के हिसाब से रिसोर्स को बहुत सारे पार्ट्स में हमारे यहाँ पे कैटेगरीज में वहां पे डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स आर डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक। यहाँ पे हमारे बुक में उसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया गया है, बट जो कि हमारे अभी के टाइम 10th क्लास में वो नहीं चाहिए, बट फिर भी वो समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जहां से वो ओरिजिन हुआ है, कौन से टाइप का है ना, वन इज बायोटिक एंड अदर वन इज एबायोटिक, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो बायोटिक आर द लिविंग बींग्स, जो पूरा जितने भी सारे लिविंग बींग्स होते हैं वो सारे बायोटिक्स में जाते हैं, वो बायोटिक रिसोर्स, एंड एबायोटिक्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी सारे होते हैं वो एबायोटिक ग्रुप्स में जाते हैं। तो शॉर्ट में इसको समझा देते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, वो कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे पास, एंड वो आगे जाके वो खत्म हो जाएगा या फिर वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में कभी खत्म नहीं होगा, उसी के हिसाब से फिर से रिसोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है ना। वहां पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो रिन्यूएबल क्या है ना, जो आगे जाके मतलब जिसको वो रीजनरेट हो जाएगा विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, रीजनरेट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड, उसको हम लोग इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल क्या है ना, जो अगर एक बार खत्म हो जाए देन वो कभी खत्म मतलब और रीजनरेट नहीं होगा, या फिर उसको रीजनरेट होने में बहुत थाउजेंड्स ऑफ या लाख्स ऑफ लग जाएगा, जो कि हम एक ह्यूमन जनरेशन के लिए तो वो और आगे हम लोग जाके यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। दैट इज कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल थिंग्स। जस्ट लाइक रिन्यूएबल में हम लोग बोल सकते हैं जो सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है ना, विंड हो गया या फिर वाटर हो गया, तो उसको हम लोग रिन्यूएबल में कंसिडर कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल में क्या होगा ना, जितने भी सारे मिनरल्स है, ठीक है ना, आयरन हो गया, एंड उसके साथ साथ जो कोल, पेट्रोलियम,
ये सारे जो चीज़ें हैं वो नॉन रिन्यूएबल थिंग्स में जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में जाता है, ठीक है ना। एंड जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो एक बार अगर खत्म हो जाएगा देन हम लोग उसको बाद में और यूज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक एग्जाम्पल दूंगा पेट्रोलियम का। अभी के टाइम में हमारा वर्ल्ड में पेट्रोलियम का क्राइसिस चल रहा है, वो तो पता होगा सबको, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम का जो प्राइस है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, हाइक हो रहा है प्राइस। एंड वो प्राइस हाइक होने का रीजन क्या है ना, उसका जो अवेलेबिलिटी अभी बहुत ही ज्यादा कम है। एंड ऐसा माना जाता है 2050 तक जो पेट्रोलियम एंड कोल है वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। एंड उसके बाद क्या होगा, वो हमें और नहीं मिलेगा, उस तरह से है। तो दे आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो उसके ऊपर किसका ऑनरशिप है, मतलब वो किसका, मतलब किसका हक है, उसके ऊपर उसका ऑनरशिप के हिसाब से रिसोर्स को फिर से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। क्या है ना, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है ना। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है, तो इंडिविजुअल रिसोर्स है जो कि एक प्राइवेट और प्राइवेटली ओन होता है। कोई एक इंडिविजुअल उसको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसको हम मतलब प्राइवेट रिसोर्स हम लोग बोल सकते हैं, जो कि प्राइवेटली ओन होता है किसी एक इंडिविजुअल का या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस का, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं ना, इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं। कम्युनिटी ओन बाय ए कम्युनिटी और ओन ए सोसाइटी, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं, जस्ट लाइक पार्क वगैरह। इंडिविजुअल में हो गया जो खुद का घर हो गया, कार हो गया, ये सारे इंडिविजुअल रिसोर्स में जाता है, ठीक है ना। एंड कम्युनिटी रिसोर्स में क्या आता है ना, जितने भी सारे जो रिसोर्स है जो कि एक कम्युनिटी के द्वारा ऑन किया जाता है, पूरा कम्युनिटी का है और पूरा पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसी को क्या बोला जाता है, कम्युनिटी रिसोर्स। जस्ट लाइक पार्क, ठीक है ना। एंड अदर जो पब्लिक प्लेसेस वगैरह, वो सारे कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। नेशनल रिसोर्स क्या है ना, पूरा जिसके ऊपर एक कंट्री का ओनरशिप होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज नेशनल रिसोर्स, ठीक है ना। एग्जांपल दे सकते हैं, हमारा पूरा कंट्री का बॉर्डर है एंड बॉर्डर के आसपास जो टेरिटोरियल एरियाज है, जस्ट लाइक हमारा जो इंडिया का या फिर जितने भी सारे कंट्रीज का जो है, उसका क्या बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल तक जो ओशन में, सी में जो है, उसको उसका टेरिटोरियल का मतलब सॉवरेन अथॉरिटी उसका उसके ऊपर होता है, किसका ना, किसी भी कंट्री का, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल रिसोर्स, ठीक है ना, जो जिसके ऊपर कंट्री का ओनरशिप होता है। तो उसी एरियाज के अंदर जो भी जितने भी सारे रिसोर्स आएगा उसके ऊपर किसका हक होगा ना, एक कंट्री का हक होगा। तो सिमिलरली इंटरनेशनल रिसोर्स, तो इंटरनेशनल में क्या होता है ना, जिसके ऊपर पूरा जो यूनाइटेड नेशन, जो इंटरनेशनल बॉडीज का जो है उसका कंट्रोल रहता है, दे आर कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इसी तरह से देखो, ओनरशिप के हिसाब से इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है रिसोर्स को। नेक्स्ट कम टू द फोर्थ वन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो रिसोर्स जो है वो कौन से मतलब कितने दूर तक डेवलप है, क्या है, उसी के हिसाब से फिर से यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, देखो ना, फर्स्ट वन इज पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या है ना, पोटेंशियल रिसोर्स जो है वो क्या अंदर उनके पास पोटेंशियलिटी है कि उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है। बट अभी के टाइम में जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो उतना मतलब डेवलप नहीं है, उसको हम लोग प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन उसका अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है ड्यू टू द टेक्नोलॉजी अभी के टाइम में जो है। हाँ, फ्यूचर में हमारे टेक्नोलॉजी अगर हम लोग डेवलप करें, मतलब हायर टेक्नोलॉजी कुछ आएगा, डेवलप टेक्नोलॉजी आएगा, देन उसका हम लोग बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके पास पोटेंशियलिटी है, बट अभी के टाइम का जो टेक्नोलॉजी है उसी के हिसाब से वो बेस्ट यूटिलाइजेशन उसका नहीं हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल रिसोर्स। एंड डेवलप्ड रिसोर्स, जो अभी तक उसका जो क्वांटिटी, ठीक है, उसका जो यूटिलाइजेशन अभी का बेस्ट यूटिलाइजेशन उसका हम लोग कर सकते हैं अभी के टाइम का जो हमारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जस्ट लाइक पेट्रोलियम हो गया या फिर हमारा जो आयरन हो गया, ये सारे डेवलप्ड रिसोर्स में चला जाएगा, ठीक है ना। एंड स्टॉक क्या है, स्टॉक आर द रिसोर्स जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। एंड उसका हम लोग मतलब उसका प्रॉपरली हम लोग वो स्टॉक ऐसे होकर रहा है, मतलब रहता है, मतलब है अभी के पास हमारे पास अवेलेबल वो है, ठीक है ना। एंड रिजर्व है उसका, जो ये जो डेवलप रिसोर्स है उसका भी और मतलब सब्सिट्यूट जो है उसका भी सबसेट्स जो है, ठीक है ना। जितने भी सारे एरियाज में और भी कुछ कुछ रिसोर्स है उसको फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है, उसको दे आर कॉल्ड एज रिजर्व, ठीक है ना। एंड स्टॉक जो है वो उसके बारे में पता चला है, बट उसका प्रॉपर लोकेशन पता नहीं है, एंड वो बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी के टाइम में जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो उस तक हम लोग पहुंच नहीं पाए, ठीक है ना। उसी के हिसाब से यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इससे मतलब इसका डेफिनेशन वगैरह हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट फॉर क्लैरिफिकेशन मैंने इसको समझा दिया, तो इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, जितना मैं सोचता हूँ। तो नेक्स्ट कम टू डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है ना।
तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में क्या है ना, जितने भी सारे रिसोर्स के कैटेगरीज के बारे में हम लोग डिस्कशन किए, ठीक है ना, उसका इंटरडिपेंडेंसी के बारे में डिस्कशन किया। अभी जो डेवलपमेंट है रिसोर्स का, हम लोग कैसे मतलब रिसोर्स का जो डेवलपमेंट किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो, इनडिस्क्रिमिनेट यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन हैव लेड टू द मेजर प्रॉब्लम्स। तो किसी भी रिसोर्स का मेनली मेजर प्रॉब्लम क्या होता है ना, उसका जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज। तो देखो, अभी अभी के टाइम में हमारे जो सोसाइटी है, हमारे सोसाइटी में क्या किया जाता है ना, कुछ फ्यू वेल्थियर सेक्शन होते हैं, कुछ रिचर सेक्शन होते हैं, जो कि पूरा का पूरा रिसोर्स के ऊपर अपना कंट्रोल गेन करके रखते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स, ठीक है ना। एंड उसका एक्सप्लोटेशन भी होता है टू फुलफिल देयर ग्रीड और टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या होता है ना, इनडिस्क्रिमिनेटली हमारा रिसोर्स का यूज किया जाता है, कुछ फ्यूअर सेक्शन का हमारा ग्रिड को फुलफिल करने के लिए उसका एक्सप्लोटेशन किया जाता है, उसका वेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स और सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स, जो कि अभी मैंने बोला। तो ये क्या था ना, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब हमारा जो रिसोर्स का डिप्लेशन हो रहा है, क्यों ना, टू फिल द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ रिचर सेक्शन है, वेल्थियर ग्रुप्स है, जिनका ग्रिड को फुलफिल करने के लिए, उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करते हैं ना, रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड व्हिच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स, मतलब रिच एंड पोर, ठीक है ना। जो कि हमारा जो रिसोर्स का जो हम एक्यूमुलेशन है, जो डिवाइड किया गया, डिवीजन किया गया है, जो रिचर सेक्शन के पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स रह गया है, ठीक है ना, उनके पास ज्यादा पावर है, एंड वो क्या करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स को अपने कंट्रोल में रखते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना, हमारा सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक हो गया रिच का, एक हो गया पोर का, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है ना। तो जिसके वजह से जो रिसोर्स का जो है इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है ना, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ऑब्वियसली ये अगर रिसोर्स का हम लोग क्या इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करेंगे, उसका वेस्ट करेंगे, देन क्या होगा, वो धीरे धीरे ग्लोबल हमारा जो इकोलॉजी एनवायरमेंट का एनवायरमेंट डिग्रेशन होगा, क्राइसिस होगा, ग्लोबल लेवल पे हमारा इकोलॉजिकल क्राइसिस होगा, जस्ट लाइक ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन का मेन पार्ट है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे जितने भी सारा हमारा एनवायरमेंटल हाजर्ड्स, वो क्यों होता है ना, ड्यू टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है ना। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, ठीक है ना। एंड जो कि अभी के टाइम में हम लोग सफर कर रहे हैं उसी से, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डे टू डे हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ओजोन लेयर का डिप्रेशन की वजह से, जो पता तो होगा, जो सन का जो यूवी रेज है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, वो अभी अर्थ में आ रहा है, एंड जिसके वजह से जो प्लांट्स, एनिमल्स सब अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे हेल्थ हाजर्ड्स हमारा क्रिएट हो रहा है, तो इसी तरह से चलता है। ये सारे हो रहा है क्यों, ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स। तो ये जो था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का जो मेन प्रॉब्लम क्या है, तो रिसोर्स को हम लोग डेवलप तो कर रहे हैं, फिर उसका उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ना करके उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम लोग फेस कर रहे हैं। सो देयरफॉर फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी 9th में तुम लोग डिस्कशन किए होगा कि ये जो टर्म क्या है, जो कि अभी हम लोग और एक बार डिस्कशन करेंगे। तो ये जो रिसोर्स को मतलब इतने सारे प्रॉब्लम हो रहा है, उससे उसको सॉल्व करने के लिए एंड उसको एक एनवायरनमेंट का बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए ना, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए हमें चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देखो क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जैसे कि हम लोग डिस्कशन किए थे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पे दैट इज कॉल्ड ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट अभी के टाइम में हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे लिए जो है, वो उसके वजह से हमारा एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोग जो रिसोर्स को उस तरह से यूज करेंगे, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, एंड उसको हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके रखेंगे, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन का नीड्स के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, एंड अभी का जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से करना है जिस तरह से हमारा
जो एनवायरमेंट है वो डैमेज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड ये जो टर्म्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम के लिए यूज हुआ था कहाँ पे ना, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में, ठीक है ना, इन 1992। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म है फर्स्ट टाइम के लिए यूज हुआ था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, जो कि कहाँ पे हुआ था ना, ब्राजील में हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, बहुत बार आता है। तो रियो डी जेनेरियो आर्ट समिट के बारे में पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है बहुत बार, ठीक है ना। तो रियो डी जेनेरियो आर्ट समिट 1992 में हेल्ड हुआ था, कहां पे ना, ब्राजील में, जहां पे 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स, बहुत सारे नेशन का, बहुत सारे कंट्रीज, इस तरह से 100 हेड्स आए थे वहां पे, प्रेजेंट थे वो मीट में, ठीक है ना। एंड वहां पे जो फर्स्ट टाइम के लिए हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म यूज किया गया, एंड वहां पे हमारा जो एजेंडा 21, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो वाला फिर इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है ना। एंड कॉन्वेंट फॉर द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है ना। तो ये जो रियो डी जेनेरियो का आर्ट समिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ना, हमारा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल जो है वो ग्लोबल लेवल पर किस तरह से अचीव किया जा सकता है। तो उसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था किसका ना, रियो डी जेनेरियो आर्ट समिट का। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना इसको, ठीक है ना। एंड द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड द एडॉप्ट एजेंडा 21, जहां पे एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया है। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद और जो एजेंडा 21 का भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो रियो डी जेनेरियो आर्ट समिट कहाँ पे हुआ था ना, ब्राजील में हुआ था, ठीक है ना, 1992 में। 100 हेड ऑफ स्टेट्स वहां पे आके प्रेजेंट थे वो मीट में। एंड उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ना, तो फॉर द जो प्रॉब्लम्स अभी हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका जो प्रोटेक्शन के लिए, एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा ग्लोबल लेवल पे किस तरह से हो सकता है, उसका मेन फोकस उसी के ऊपर था। एंड उसी के ऊपर जो पूरा का पूरा मीटिंग चला था, ठीक है ना। एंड वहां पे क्या हुआ था ना, वहां पे जो पूरा आफ्टर द मीटिंग दे अडॉप्टेड द एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या है, अभी देखो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो एजेंडा 21 इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, ठीक है ना, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, UNCED। यह जो हुआ था, जो हमारा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, वहां पे जो उसका जो नाम क्या था ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। 1992 में जो हुआ था, वहीं पे क्या हुआ था ना, एजेंडा 21 को ड्रॉ किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ना, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हमारा रियो डी जेनेरियो आर्ट समिट का भी एक ऑब्जेक्टिव है, उसी से ही ये ड्रॉ किया गया है। तो ऑब्वियसली उसका मेन ऑब्जेक्टिव भी वही वाला होगा, ठीक है ना। एंड कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज, उसके साथ साथ क्या है ना, जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, ठीक है ना, जो कि हमारा वर्ल्ड लेवल पे जितने भी सारे डिजीज एंड पॉवर्टी जो है, उसको किस तरह से कॉम्बैट किया जाए, उसको किस तरह से खत्म किया जाएगा, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव में से एक था, ठीक है ना। जिस तरह से हमें तो पता होगा, अगर किसी भी तरह का एपिडेमिक या पेंडेमिक आता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन जो हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे मिल के एक साथ काम करते हैं टू कॉम्बैट दैट डिजीज। जस्ट लाइक कोविड-19 के टाइम में क्या हुआ था ना, सारे का सारे जो वर्ल्ड का जितने भी सारे हमारे कंट्रीज है, मैक्सिमम सारे कंट्रीज मिल के क्या करते हैं ना, उसका वैक्सीन के लिए मतलब ट्राई कर रहे थे, एंड वो सारे मिल के काम कर रहे थे। उसी के तरह वहां पे क्या ना, ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए वो सारे मिल के काम करेंगे। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21। क्या ना, पॉवर्टी, एनवायरमेंटल डैमेज एंड जो डिजीज है उसके साथ कॉम्बैट किया जाएगा, एंड ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो अभी हम लोग पढ़े क्या है, ठीक है ना। देन वो किस तरह से किया जाएगा ना, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे देखो क्या है ना, अगर हम लोगों को ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल अचीव करना है, ग्लोबल लेवल पे जो हमें सारे के सारे जो चीज़ों को हमें कॉम्बैट करना है, हमें इसको सारे कंट्रोल करना है, देन हमें सारे के सारे कंट्री को एक साथ ला आना पड़ेगा। तो वहाँ पे देखो ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए, यहाँ पे जितने भी सारे कंट्री एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, सबका इंटरेस्ट कॉमन होना चाहिए, एंड म्यूचुअल नीड्स होना चाहिए, एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक कंट्रीज अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो काम करेंगे तो वो हो सकता है, ठीक है ना। एंड लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ देयर ओन लोकल एजेंडा 21। ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि एजेंडा 21 में
दिया गया है। जो भी सारे लोकल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट हो गया या फिर जितने भी सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, वो अपना लोकल एजेंडा 21 अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, वो अपना जो एरियाज का जितने भी सारे डेवलपमेंटल काम है, जितने भी सारे डेवलपमेंट वो कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या डिजीज को कॉम्बैट करना, पॉवर्टी को यहाँ पे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, एनवायरमेंटल डैमेज को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, वो अपने मतलब हिसाब से वो कर सकते हैं। तो ये भी एक वहाँ पे अथॉरिटी दिया गया किसको ना, लोकल गवर्नमेंट को, कि वो अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये जितने भी हम लोग पढ़े ये ऑलरेडी कभी ना कभी तुम लोग रिलेट कर चुके, मतलब प्रीवियस क्लासेस के साथ रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है ना। एजेंडा 21 का, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट का, ठीक है ना, रिसोर्स एंड उसका डेवलपमेंट का, उसका कैटेगरीज का, ठीक है ना। तो अभी देखो रिसोर्स प्लानिंग, जैसे कि अभी हम लोग ऑल ओवर हम लोग क्या पढ़ा कि रिसोर्स क्या है, उसका कैटेगरीज क्या है, उसके साथ मतलब उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज कैसे हो रहा है, एंड उसको हम लोग प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये जो सारे चीजें अभी हम लोग पढ़े, उसके साथ साथ क्या है ना, उसके साथ अगर रिसोर्स का प्रॉपर डेवलपमेंट होना है तो हमें एक प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, तो व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, जो अभी जो इसका जो मेन पॉइंट है, अभी हमें रिसोर्स प्लानिंग क्यों चाहिए, ठीक है ना। ना अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, देखो अभी हम लोग हमें ये भी पता है कि जो रिसोर्स है वो क्या है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि हमारा जो अर्थ में हर एक एरिया में हर किसी टाइप का रिसोर्स या फिर मिनरल्स हमें मिल जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे ओनली इंडिया का, इंडिया में हर एक स्टेट में सिमिलर टाइप्स के रिसोर्स या फिर एक रिसोर्स हर जगह पे नहीं मिलता। जैसे कि हमें पता है जो आयरन के लिए, ठीक है ना, आयरन जो है मेनली कहाँ पे है ना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो हमारा जो ईस्टर्न साइड के जो स्टेट्स है वहां पे आयरन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है ना। इंडिया का जो आयरन का मोर देन 50% 60% आयरन जो है वो ओडिशा से ही जाता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ से जो ईस्टर्न साइड से, ईस्टर्न स्टेट से ज्यादातर आयरन प्रोड्यूस होता है। कर्नाटका में हमारा गोल्ड है, बॉम्बे हाई में वहां पे पेट्रोलियम, तो अलग अलग जगह पे क्या होता है ना, अलग अलग टाइप से मिनरल्स मिलते हैं, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। अमेरिका, अफ्रीका, जितने भी सारे अलग अलग कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स है, अलग अलग एरियाज में अलग अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या ना रिसोर्स, एंड वो इक्वल भी नहीं है, किसी कहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है तो कहाँ पे कम क्वांटिटी में मिलता है, तो इसी तरह से वहां पे रिसोर्स हमारा डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो वहां पे देखो क्या होता है ना, सम रीजन्स एंड यहाँ पे क्या होता है ना, सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स बट डेफिशिएंट इन अदर, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ओडिशा में कोल एंड आयरन ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें गोल्ड, पेट्रोल, अदर जो रिसोर्स है, तो यहाँ पे हमारा नहीं मिलता। तो इसी की तरह क्या होता है ना, हमारा अदर मतलब कहीं पे अगर हम लोग देखें कंट्री में जहाँ पे गोल्ड मिलता है वहां पे आयरन नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि वहां पे दोनों मतलब गोल्ड एंड आयरन एक साथ नहीं मिल सकता, हो सकता है कोई मतलब कहीं पे भी वो मिल सकता है, ठीक है ना। बट एक रिसोर्स जहां पे मिलता है तो मतलब यहाँ पे कुछ रिसोर्स का वहां पे सफिशिएंट वहां पे क्वांटिटी होगा तो और कुछ रिसोर्स वहां पे नहीं होगा। तो उसी तरह से होता है क्या ना, सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स, कुछ रिसोर्स वहां पे ज्यादा मिलता है तो और कुछ वहां पे नहीं मिलता, डेफिशिएंट होता है वहां पे, ठीक है ना। एंड सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट व्हाइल अदर फेस एक्यूट शॉर्टेज, एंड कुछ कुछ एरियाज होते हैं वो क्या होता है ना, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं रिसोर्स में, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे जो स्टेट्स है जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, जो मिनरल वहां पे मिलते हैं वो उसमें क्या सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। उसी केस में अदर जो रीजन होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर दैट रिसोर्स। जैसे कि इंडिया में हमारा क्या है ना, पेट्रोलियम हमारे इंडिया में बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना के बराबर। तो इसीलिए क्या होता है ना, हम लोग पेट्रोलियम के ऊपर बाकी के बाहर के कंट्री के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो वहां पे हमारा एक्यूट शॉर्टेज है, धीरे धीरे पेट्रोलियम का प्राइस हाइक हो रहा है, तो इसी तरह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो ये सारा क्यों होता है ना, ड्यू टू द अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है ना। तो बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑल दिस। ये इसमें जो सारे के सारे जो बैलेंस लाने के लिए, ठीक है ना, तो हर एक रिसोर्स को सही से हमारे पास अवेलेबल होने के लिए, हम लोग सारे रिसोर्स को एक साथ मतलब यूज कर पाने के लिए हमें क्या चाहिए ना, जो सारे के मतलब नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे हमें क्या रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत होता है, ठीक है ना। एंड रिसोर्स प्लानिंग में फर्स्टली क्या किया जाता है ना, वहां पे 3 स्टेप होता है रिसोर्स प्लानिंग का। 3 स्टेप होता है रिसोर्स प्लानिंग का, क्या ना, 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विद द इन्वॉल्व 3 मेन स्टेजेस जस्ट लाइक आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरीज,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, प्लानिंग स्ट्रक्चर सेटअप एंड ओवरऑल डेवलपमेंट मैचिंग, ठीक है ना। ये जो 3 स्टेप्स में क्या किया जाता है ना, हमारा जो रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स एंड प्लानिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट एंड मैचिंग, ये जो 3 स्टेप्स है रिसोर्स प्लानिंग का, इसमें क्या होता है देखो ना, identification of resource made across the region of the country. This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of those resources, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में हमारा जो पूरा कंट्री में यहाँ पे सर्वे किया जाता है, मैपिंग किया जाता है कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स मिलता है, कितने क्वांटिटी में मिलता है एंड उसका क्वालिटी किस तरह से होता है, क्योंकि हर एक रिसोर्स का क्वालिटी भी अलग अलग होता है। तो वहाँ पे पूरा इस तरह से डिवाइड किया जाता है, पूरा मैपिंग किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। ये फर्स्ट स्टेप है किसका ना, रिसोर्स प्लानिंग का। सेकंड स्टेप क्या होता है ना, प्लानिंग स्ट्रक्चर, इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर, मतलब एंड्रॉइड विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेट अप फॉर द इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो वहां पे क्या ना, फिर हम लोग वहां पे मतलब आफ्टर द मैपिंग एंड सर्वेइंग, वहां पे क्या है ना, कौन से टाइप का इंस्टीट्यूशन वहां पे सेटअप करना पड़ेगा, कौन सा कितना टेक्नोलॉजी वहां पे यूज करना पड़ेगा, क्या मतलब स्किल लेबर सारे वहां पे एक पूरा कैलकुलेट किया जाता है टू इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है ना। तो वहां पे पूरा रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लान्स को वहां पे सेटअप करने के लिए पूरा वहां पे यूज किया जाता है, मतलब क्या क्या हमारा वहां पे होगा, पूरा वहां पे मैपिंग किया जाता है, पूरा प्लान, पूरा स्ट्रक्चर वहां पे बनाया जाता है कि क्या कैसे क्या होगा सर, ठीक है ना। देन होता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, तो मैचिंग लोकल रीजनल प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है ना। तो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि हमें पता है एक रिसोर्स का अगर हम लोग इंस्टीट्यूशन बनाना जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स की हमें जरूरत होता है, जो कि प्रीवियसली हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स की, मतलब लैंड, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, पता होगा सबको। तो ये जो सारे फैक्टर्स है वहां पे उसी के हिसाब से जो लोकल एंड रीजनल लेवल के प्लान के साथ हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान को वहां पे मैच करके एक बेस्ट प्लान हमें बनाना पड़ेगा, ताकि हमें फ्यूचर में जो रिसोर्स, मतलब उसका जो बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सके एंड एक अच्छा इंडस्ट्री हम लोग सेट करके रखें जो कि रिसोर्स को सही से यूज करेगा, ठीक है ना, रिसोर्स का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है। तो दिस इज द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, जो कि अब हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग पढ़े, इसमें कुछ हम लोग इमेजिनरी कॉन्सेप्ट में भी हम लोग उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये तो प्रॉपर्ली नोट कॉन्सेप्ट में अभी हम लोग नोट में जिस तरह से लिखा जाता है हम लोग उसी तरह से हम लोग पढ़े। इसको हम, इसका जो लिंक है हम लोग दे भी देंगे मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उससे हम लोग नोट्स को तुम खुद ही लिख सकते हो। बट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट में हम लोग कुछ उसको पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट जो हम लोग पढ़े थे, जो फिजिकल एनवायरनमेंट का जो इंटरडिपेंडेंस के ऊपर जो पढ़े थे, ठीक है ना। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं ना, पूरा मैनेज करते हैं किसको ना, फिजिकल एनवायरनमेंट को, इंस्टीट्यूशन को एंड टेक्नोलॉजी को। ये जो तीनों का जो प्रॉपरली बैलेंस में मैनेज करके, ह्यूमन बींग ही एक होते हैं जिनको ये पूरा एज ए कनेक्टर काम करते हैं। ये तुम्हारा जो इमेज है बुक में भी होगा, ठीक है ना, एज ए कनेक्टर वहां पे काम करता है, ठीक है ना। फिर क्या है नेक्स्ट, देखो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी हम लोग यहाँ पे एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हैं। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट है, ठीक है ना, सोशल प्रोग्रेस है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है ना। ये जो तीनों के तीनों मिला के क्या होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनता है। क्या होता है ना, हमारा एनवायरमेंट वहां पे प्रोटेक्टेड रहेगा, बैलेंस वे में रहेगा, उसके साथ साथ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा एंड सोशल प्रोग्रेस भी होगा। जैसे कि हमें पता है कभी भी कोई भी डेवलपमेंट अगर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने जाएंगे देन मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। अगर एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने जाएंगे देन इकोनॉमिकली हम लोग क्या रह जाएंगे ना, बैकवर्ड रह जाएंगे, ठीक है ना। तो वो दोनों को हम लोगों को बैलेंस वे में करना पड़ेगा एंड दैट इज कॉल्ड ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट हम लोग और एक इमेज है, देखो जो एजेंडा 21 का यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है ना। एजेंडा 21 देखो क्या है ना, एजेंडा 21 जो मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग इस तरह से डायग्राम में भी याद रख सकते हैं। कॉम्बैट डिजीज, eradicate poverty, combat environmental damage, sustainable development and every local government set up the local agenda 21. These are the point of agenda 21. इसको हम लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं ताकि हम लोग एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है रिसोर्स प्लानिंग में। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कहाँ से कहाँ पे क्या है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो अगर कुछ डाउट हुआ तुम लोगों को देन तुम कमेंट सेक्शन में वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो, हमारा टीम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा या फिर मैं नेक्स्ट क्लास उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना।
तो तब तक रहते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो CL एकेडमी को। थैंक यू।